रवि, इतनी तेज गाड़ी चलाने की क्या जरूरत है? लगता है दिल्ली पहुंचने की तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है। अरे यार, जब रोड साफ है तो तेज चलाने में हर्जी क्या है? तभी उन्होंने देखा कि रोड के किनारे एक घूंघट वाली औरत गोद में एक छोटे बच्चे को लेकर खड़ी है और इशारे से लिफ्ट मांग रही है। रुकने की जरूरत नहीं है, चलते रहो। यार, एक औरत होकर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? बेचारी को मदद चाहिए होगी। जी कहिए। क्या आप मुझे चंदोली गांव तक छोड़ देंगे? बस थोड़ी ही दूरी पर है। हाँ ठीक है, बैठ जाइए। वो कार में बैक सीट पर बैठ गई और रवि ने कार स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद उसके बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। रवि और रेणुका ने एक दूसरे का एक बार मुंह देखा और फिर आगे देखने लगे। अब वो बच्चा और ज्यादा जोर से रोने लगा। थोड़ी देर बर्दाश्त करने के बाद रवि और रेणुका दोनों के सब्र का बांध टूट चुका था। रवि ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और मुंह से कुछ ना निकल सका। उसको ऐसे डरा हुआ देखकर रेणुका ने जब पीछे देखा तो उसके डर का भी ठिकाना ना रहा। वो औरत अपने ही बच्चे का हाथ चबा चबा कर खा रही थी। बैक सीट पर खून ही खून था। रवि ने ब्रेक लगाई और तभी उसने मुंह उठाकर दोनों तरफ देखा। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और वो भयानक अंदाज में उन दोनों को देखकर हंस रही थी। कौन हो तुम? शाकचुन्नी। कुछ दिन बाद राहुल अपनी बीवी ईशानी से शादी करके चंदौला गांव आया। उसकी हवेली का केयरटेकर महेश कुछ परेशान नजर आ रहा था। अरे राहुल बाबा, आप यहाँ आ तो गए, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। क्या मतलब खतरे से खाली नहीं है? अरे कुछ नहीं, मेरे राजघराने के बारे में इन गांव के लोगों ने अपनी अपनी एक अलग कहानी बना रखी है। कैसी कहानी? अरे खाना तो खाओ बाबा, रूम में आराम से बता दूंगा। अब मुझे बताओ, वो महेश अंकल क्या कह रहे थे? तुमको ये तो पता है कि मैं राजघराने से हूँ। बस उसी को लेकर इस गांव में एक कहानी बहुत मशहूर है। कहा जाता है जो हमारे राजघराने के आखिरी राजा रघुनाथ थे, उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा रघुवीर और छोटा बेटा राजवीर। रघुवीर को एक लड़की से बेहद प्यार था, लेकिन वो लड़की एक नीच जाति की थी। उसके खानदान या घराने का भी कुछ अता पता नहीं था। रघुनाथ को जब ये बात पता चली तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उस लड़की को उठवा लिया और भरे दरबार में सभी के सामने उसकी गर्दन पर तलवार चला डाली। उसकी मौत का तमाशा रघुवीर भी चुपचाप खड़े देख रहा था। तब उसने दर्द से तड़पते हुए अपने आखिरी शब्द कहे। आज से ठीक 600 साल बाद जब भी इस राजघराने में कोई बच्चा पैदा होगा, मैं शाकचुन्नी के रूप में वापस आऊंगी और उसको मार डालूंगी। उसके साथ और भी कई लोगों की जानें लूंगी। आज 2022 में उसकी मौत को ठीक 600 साल हो चुके हैं। फिर तो हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था ना? अरे छोड़ो ना इन बातों को, ये सिर्फ एक कहानी है। दरवाजे पर कोई है, जाकर देखो तो जरा कौन है। कुंवर साहब, आपके सर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो आपके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने जरूर आएगी। अगर मुझे लगा कि उसके श्राप जैसा सच में कुछ है तो मैं आपको जरूर याद करूंगा। राहुल ने उनसे काफी देर बहस की और फिर उनको वहाँ से भेज दिया। कुछ दिन बाद ईशानी प्रेग्नेंट हुई और फिर 9 महीने बाद उनको एक बच्चा पैदा हुआ। दोनों उस बच्चे को पाकर बहुत खुश थे। देखा, इतने दिन आराम से गुजरे और हमारा बच्चा भी एकदम सही सलामत है। हाँ, सही कहा। इसका मतलब वो ओझा जी का अंदाजा गलत था, वो सच में एक कहानी ही है। कहकर दोनों अपने बच्चे से लिपट गए। उनके हिसाब से सब कुछ ठीक था, लेकिन उनको होने वाली अनहोनी का अंदाजा भी नहीं था। उसी रात ठीक 1 बजे जब सभी आराम से सो रहे थे तो उनको किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी और उनकी आंख खुल गई।
आवाज कहाँ से आ रही है? मैं देखता हूँ। महेश अंकल, महेश अंकल, महेश अंकल कहाँ हैं आप? कहते हुए वो बेड से उठा, लेकिन महेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो कमरे से निकलकर कॉरिडोर में पहुंचा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके कानों में उसके बच्चे की बहुत जोरों से रोने की आवाज आई और वो भागकर अपने कमरे में वापस पहुंचा। सामने का मंजर देखकर उसका दिल दहल गया। ईशानी अपने ही बच्चे की गर्दन को किसी जानवर की तरह चबा चबा कर खा रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, नाखून डायनों के जैसे थे। राहुल के ऊपर भी उसने हमला कर दिया। राहुल ने उसको एक तरफ धक्का दिया और कमरे से निकलकर बाहर से कुंडी लगा दी। मुझे ओझा जी से बात करनी पड़ेगी। महेश, महेश अंकल, महेश अंकल। उसने महेश को ढूंढना चाहा तो पाया कि उसकी लाश भी किचन के अंदर कई टुकड़ों में पड़ी थी। वो हक्का बक्का सा उसी हालत में हवेली से निकला और ओझा जी के पास पहुंचा। मैंने पहले ही कहा था तुमसे, लेकिन तुमने उस समय मुझे पागल समझा था। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा, लेकिन अब आप बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। मेरी बीवी ने हमारे बच्चे को तो मार ही दिया है, लेकिन अब उसकी जान भी खतरे में है। शक-चुन्नी सिर्फ सुबह 6 बजे तक ही उसके शरीर में रहेगी। उसके बाद हम उसको नहीं मार पाएंगे। फिर वो तुम्हारे अगले बच्चे के जन्म के वक्त वापस आएगी। उसे रोकना है तो मुझे अभी वहाँ लेकर चलो। राहुल उसी टाइम ओझा को अपने साथ लेकर चला गया। जब वो घर पहुँचे तो वहाँ ईशानी के चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। मेरी उंगली के इशारे पर दरवाजा खोल देना, कहकर ओझा ने अपनी कमंडल में हाथ डालकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। फिर राहुल को इशारा कर दिया। जैसे ही राहुल ने दरवाजा खोला, शाकचुन्नी चीखती हुई उस पर झपटने के लिए आगे बढ़ी और ओझा ने अपने कमंडल से पानी निकालकर उस पर फेंका। शाकचुन्नी जमीन पर भयंकर आवाज करते हुए गिर पड़ी। तभी ओझा ने उसी कमंडल के पानी से उसके चारों ओर लकीर खींच दी। फिर उसने अपने झोले से भस्म निकालकर उस पर पानी छिड़क दी। रुक जा ओझा, मत कर, वरना तुझे भी खत्म कर दूंगी। मैं तेरा खेल खत्म करके ही रहूंगा। ओझा उसके सामने ही बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसने काफी देर तक इसी तरह विधि की। इसी बीच वो लगातार चीखती चिल्लाती रही। ये मटकी खोलो और इस घेरे के अंदर जाओ। लेकिन बाबा, इसने मुझ पर हमला कर दिया तो? तुम्हें अपने मुंह से इसके कान में हनुमान चालीसा पढ़नी होगी, तब ये इस मटकी के अंदर समा जाएगी। उसकी बात सुनते ही राहुल अपनी जान की परवाह किए बगैर घेरे के अंदर चला गया। उसने शाकचुन्नी को कसकर पकड़ लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में शाकचुन्नी की शक्तियां कमजोर पड़ गई और उसने ईशानी का शरीर छोड़ दिया। उसकी आत्मा उस मटकी के अंदर चली गई। ओझा ने उसी टाइम अपने झोले से कपड़ा निकालकर उसके मुंह पर ढक दिया। ईशानी अपने सेंस में आ गई, लेकिन अभी भी वो थोड़ी कमजोर दिख रही थी। इस मटकी को अपनी हवेली के मैदान में गाड़ देना। ओझा की बात सुनते ही उसी टाइम राहुल ने वो मटकी ले जाकर मैदान में गाड़ दी। ईशानी को अपने बच्चे के खोने का गम लग चुका था, लेकिन कुछ महीने बाद जब वो फिर से प्रेग्नेंट हुई तो उसके चेहरे की हंसी वापस लौट आई। 9 महीने बाद जब ईशानी फिर से माँ बनेगी तो फिर से वापस आऊंगी मैं।